नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने सौरभ और आपके लिए लाए हैं हिंदी। शुरू से चलेगी। टॉपिक आज हमारा रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला आज हमारा टॉपिक रहेगा। शुरू से हिंदी चलेगी और कंटिन्यू पर डे क्लास मिलेंगी आपको शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये हमारे लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो देखिए, आज हम चालू करेंगे वर्णमाला। हिंदी में पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो देखिए, हम बहुत अच्छे से और अच्छे लेवल से पढ़ेंगे वर्णमाला को। तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, जो हम आपको बताएंगे। वर्णमाला में सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्णमाला में वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 52 होते हैं। ऑप्शन में कई बार एग्जामिनर 44 भी देता है, 48 भी देता है, 52 भी देता है। तो इसमें जो सही आंसर माना गया है वो 52 माना गया है। तो वर्णमाला में जो वर्ण है, वर्णों की संख्या जो है हमारी 52 है। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। वर्णमाला में आपको हमने बता दिया कि वर्णमाला में वर्ण होते हैं। दूसरी बात, थोड़ा इससे हट के हम थोड़ी सी बात करेंगे हिंदी के बेसिक जानकारी के लिए, जो आपको जीके में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो देखिए, एक शब्द आता है भाषा। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में जानकारी ज़रूरी है, थोड़ी बेसिक जानकारी लेनी ज़रूरी है। तो देखिए, भाषा। सबसे पहले हम भाषा, किताबों में लिखा है, इसकी परिभाषा होती है किताबों में कि संस्कृत शब्द के भास धातु से बनी है। आपको ये पता है, और किताबों में सही लिखा है, यही लिखा है कि यह संस्कृत शब्द के भास शब्द से बनी है। तो भास शब्द हम देखेंगे। इसमें एक भास शब्द आया है। इस भास शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? आपने कभी सोचा, बस रट लिया और पढ़ लिया कि संस्कृत शब्द के भास धातु से बनी है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भास शब्द का आपने अर्थ सुना कभी? अर्थ बताया? देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। भास शब्द का अर्थ है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। भास शब्द का अर्थ है, इसका जो अर्थ है विचार प्रकट करना। दूसरा कह देते हैं विचार विमर्श करना। तीसरी कह देते हैं, तीसरी बात, विचारों का आदान प्रदान करना। देखो, बात एक ही है, तीनों की बात एक ही है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है। ऐसे भी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है जो एग्जामिनर है आपका वो हर पेपर में कमल और चांद के ही पर्यायवाची पूछे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये विचार प्रकट करना ही नहीं, कुछ ऐसे ऑप्शन भी तो रख सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें आपको बताई मैंने कि भास शब्द का अर्थ है विचार प्रकट करना, विचार विमर्श करना और विचारों का आदान प्रदान करना। तो देखिए, आगे
अब हम परिभाषा बना सकते हैं भाषा की। भाषा की परिभाषा हम यहीं से बना सकते हैं। भाषा की जो परिभाषा है, भाषा की जो परिभाषा है आप बना सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श करना, व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श करना। हम कह सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करना, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करना। देखिए दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कुछ बोला, ये तो हो गया बोलने वाला और यह हो गया सुनने वाला। तो देखिए ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कुछ कहा, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कुछ कहा और बी व्यक्ति ने सुना और बी व्यक्ति ने जवाब दिया ए व्यक्ति को। तो इसी के बीच जो वार्तालाप हो रही है ध्वनि के माध्यम से, किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से जो वार्तालाप हो रही है उसे तो हम कहेंगे विचार विमर्श करना। ये तो भाषा हो गई। जो हमारी ध्वनि ये आदान प्रदान कर रही है, तो इस ध्वनि को हम एक साधन या माध्यम भी बोल सकते हैं, साधन या माध्यम भी बोल सकते हैं। तो देखिए आपको ध्वनि एक साधन या माध्यम भी बताया गया है। जो ध्वनि आदान प्रदान करा रही है उसे एक हम साधन या माध्यम भी बोल सकते हैं। तो देखिए और आगे यहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आपको मैंने भाष शब्द के बारे में बताया, इसके बाद मैंने भाषा बताई, भाषा के बाद मैंने भाषा की परिभाषा बताई। आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मुझे लग रहा है आपकी समझ में सब कुछ ठीक आ रहा होगा। तो देखिए भाषा के बाद भाषा की विशेषता क्या होती हैं, भाषा की विशेषता क्या होती हैं, भाषा की विशेषता क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ये बेसिक जानकारी है। अब देखिए अगर भाषा के बारे में हमको बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम क्वेश्चन रट के करेंगे क्या? आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा थ्योरिकल कि इससे कहीं भी उत्पत्ति भी बताएंगे, आपको भाषा का उद्गम भी बताएंगे, ऐतिहासिक भी बताएंगे, भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों तरह से बताएंगे आपको। देखिए यहाँ भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषता की हम बात करें, अगर हम भाषा की विशेषता की बात करें आपके सामने, तो देखिए विशेषता हमारी 4 प्रकार की होती हैं। भाषा की जो विशेषता हैं वो हमारी 4 प्रकार की हैं। तो देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे क्वेश्चन। संपत्ति अर्जित, हम बोल सकते हैं अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति। शब्द का अर्थ मिलेगा आपको, हर एक शब्द में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। तो देखिए पहला है अर्जित संपत्ति, दूसरा है यह परिवर्तनशील होती है, सामाजिक प्रारूप, दूसरा है सामाजिक प्रारूप, तीसरा है परिवर्तनशील होती है, क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। और नंबर 4 हमारी हेडिंग आती है इसका मानक रूप नहीं है, इसका मानक रूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको भाषा की विशेषताएं बताई। भाषा की विशेषता 4 प्रकार की होती हैं। देखिए अर्जित संपत्ति, सामाजिक प्रारूप, परिवर्तनशील होती है और मानक रूप नहीं है। भाषा का मानक रूप नहीं है। तो हम देखो एक एक से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक को समझना है। अर्जित संपत्ति क्या होती है? अर्जित संपत्ति
हमने किसी समाज में जन्म लिया, हमने किसी समाज में जन्म लिया। देखो, एक दूसरे से कंबाइंड करके ही पढ़ना है और एक दूसरे से ही कंबाइंड करके मैं आपको बताऊंगा, आपकी समझ में सही आ जाएगा। हमने किसी समाज में जन्म लिया, तो जो हमारा प्रारूप है, ढांचा है, जो आदर्शी शब्द हैं, हमारी आदत है, कैसी हैबिट बनानी है, कैसा आदर्श रखना है, कैसी हमें हमारी आदत पढ़नी है, वो हमारा समाज जो है वो प्रारूप तैयार करता है। हमारा सामाजिक प्रारूप क्लियर, जो हमारा ढांचा है जीने का, हमको कैसा आदर्शी बनना है, क्या करना है, किस हिसाब से रहना है। तो देखिए, हमने अर्ज संपत्ति में जन्म लिया, सामाजिक रूप में हमारी जो समाज है वो हमारा ढांचा तैयार करेगी और परिवर्तनशील होती है। भाषा एक परिवर्तनशील होती है। तो देखिए, इसको समझिए आप, ये समझने की बात है कि भाषा एक परिवर्तनशील होती है। तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा ये परिवर्तनशील कैसे होती है। तो मैं कैसे का जवाब आपको दूंगा कि परिवर्तनशील कैसे होती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा परिवर्तनशील होती है। हमने माना कि हमारे राज्य हैं, कुछ राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पंजाब। तीन ही एग्जाम्पल बहुत हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में अधिक प्रतिशत की बात की जाए तो हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। तमिलनाडु की बात की जाए तो इसमें तमिल भाषा बोली जाती है। अगर पंजाब राज्य की बात की जाए तो इसमें पंजाबी भाषा अधिकतर बोली जाती है, पंजाबी भाषा। तो देखिए, परिवर्तनशील हुआ कि नहीं हुआ। अगर भाषा एक परिवर्तनशील नहीं होती तो सभी राज्यों में हिंदी भाषा ही बोली जाती, सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। देखिए, अगर परिवर्तनशील नहीं होती, हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो ये हिंदी भाषा जो है सभी राज्यों में हिंदी ही बोली जाती। फिर तमिलनाडु में तमिल क्यों बोली जाती, पंजाब में पंजाबी क्यों बोली जाती, उत्तर प्रदेश में हिंदी क्यों बोली जाती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा एक परिवर्तनशील है। तो मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ रहा होगा। और देखिए आगे, इस लास्ट हेडिंग है कि इसका मानक रूप नहीं होता। तो इसमें जायज़ सी बात है, हिंदी भाषा का मानक रूप नहीं होता तो समझिए पूरे विश्व में सभी देशों में एक जैसी भाषा बोली जाती है। अगर इसका मानक यानी कि हिंदी का कोई मानक रूप होता तो पूरे विश्व में हिंदी ही बोली जाती, हिंदी ही बोली जाती। सही बात है। अगर इसका मानक रूप होता तो पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती, हर एक देश में अलग अलग भाषा नहीं बोली जाती। तो इसलिए इसका मानक रूप नहीं है, इसलिए तो सभी देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। इसलिए भाषा हर एक देश में भाषा अलग अलग बोली जाती है। तो आपका ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, ये भी और ये भी। मुझे लग रहा है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे, देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले अब थोड़ी सी एक पॉइंट है मेरा, अब आपको हम बताएंगे इसकी उत्पत्ति। अब यहाँ से जो टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज में भी काम करेगा, हिंदी में भी काम करेगा, हिंदी साहित्य आपको तीनों चीज़ कंबाइंड करके बताऊंगा, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति आप सभी ने पढ़ा होगा किताबों में कि भाषा की जननी
जननी संस्कृत को माना गया है, संस्कृत को माना गया है, माना गया है। आप इस बात से सहमत हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात से सहमत हैं और मैं भी सहमत हूँ। किताबों में यही लिखा है कि भाषा की जननी संस्कृत को माना गया है। तो संस्कृत को माना गया है, सही बात है ये आपकी। अब देखना यहाँ से संस्कृत के दो रूप होते हैं। इसके दो प्रारूप हुए, एक वैदिक और दूसरा प्रारूप हुआ लौकिक। वैदिक में वेदों और उपनिषदों का प्रचलन, उपनिषदों का प्रचलन। लौकिक में हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत, महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण। तो देखिए, संस्कृत को हम भाषा की जननी कहते हैं, सही बात है। अब इसके दो प्रारूप बनते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। अब देखना, ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति बता रहा हूँ मैं आपको, ढंग से समझना। अब वैदिक और लौकिक, वेदों और उपनिषदों का प्रचलन, लौकिक में महाभारत और रामायण। अब इसमें देखिए, अब यहाँ से चालू होता है, अब वैदिक या लौकिक में महाभारत और रामायण का। अब इससे आगे एक जन्म लेती है हमारी भाषा पाली, हमारी भाषा पाली। इस पाली भाषा के अंतर्गत, इस पाली भाषा के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचलन होता है, बौद्ध धर्म का प्रचलन होता है इस पाली भाषा के अंतर्गत। अब आपने एक दिमाग लगाया, देखिए सबसे पहले आपके कुछ समझ में ये आया होगा कि लौकिक का तो प्रचलन आगे के समय के लिए हो रहा है, लेकिन ये क्यों यहीं पर रुक गया। तो मैं बताऊंगा रुक क्यों गया, ये क्यों रुक गया और ये आगे क्यों बढ़ा। रुक इसलिए गया कि आपकी रुचि मान लीजिए मैथ में है, मेरी रुचि हिंदी में है, तो मैंने 10th पास किया और मैंने कह दिया कि मैं मैथ नहीं करूँगा। तो क्यों नहीं करूँगा कि मेरी उसके अंतर्गत रुचि नहीं है, मेरा उसके प्रति भाव नहीं है। इसलिए जनता का जो भाव था वो इधर नहीं था, वैदिक की तरफ नहीं था, इसलिए इसका प्रचलन आगे की तरफ बढ़ा। तो इसका प्रचलन जो है आगे जो बढ़ा वो कैसे बढ़ा, देखिए सबसे पहले अब लौकिक के बाद एक हमारी भाषा जन्म लेती है पाली, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचलन प्रसार होता है। उसके बाद हमारी भाषा जन्म लेती है प्राकृत भाषा हमारी जन्म लेती है। तो इसमें जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, इसमें किसमें, प्राकृतिक भाषा में। इसके बाद यहाँ से समझिए, इसके बाद पाली और प्राकृतिक भाषा जो है, प्राकृतिक भाषा यहाँ से समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से जो प्राकृतिक भाषा है वह अपना रूप बिगड़ना चालू होता है। तो देखिए सबसे पहले लौकिक, उसके बाद पाली भाषा ने जन्म लिया, पाली भाषा के बाद प्राकृतिक भाषा ने जन्म लिया। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचलन होता है और प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म का प्रचलन होता है। उसके बाद प्राकृतिक जो भाषा है हमारी, वह अपना रूप यानी शब्दों का रूप जो है वो बिगड़ना आरंभ हो जाता है। वो देखिए कैसे, जैसे हम मान लें कमलेश्वर है, कमलेश्वर, इसका रूप बिगड़ते बिगड़ते व्यक्तियों के मुख से कमलेश्वर निकलने लगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ अंतर आ गया, यहाँ ये बना हुआ है और यहाँ पर ये सवाल बना हुआ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये हिस्सा जो है, ये शब्द जो है, पीछे का जो शब्द जो है स्वर और सर, ये जो है यही हमारा रूप का बिगड़ना कहलाया,
बिगड़ना कहलाया। रूप का बिगड़ना कहलाया। तो देखिए इसके बाद जैसे जैसे शब्दों का रूप का बिगड़ना चालू हुआ प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत, तो हमारी एक भाषा और जन्म लेती है जिसका नाम है अप्रभंश। जिसका नाम है अप्रभंश भाषा। अप्रभंश, इसमें सूरसैनी और सूर भाषा, सूरसैनी और हम इसे सूर भाषा भी कह देते हैं। मान लीजिए सूरसैनी भाषा ही मान लीजिए। तो देखिए इसमें यहाँ से हिंदी तुम्हारी जन्म लेती है। यहाँ पर हिंदी बोली जाने लगी। हिंदी जो है हिंदी बोली जाने लगी। हिंदी बोली जाने लगी। देखो मैं इस ढांचे को एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। यहीं से देखो हिंदी का जो उत्पत्ति हुई, यहाँ पर हिंदी बोली जाने लगी। लगभग अगर इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1050 विक्रम संवत में इसका उद्गम होता है। तो देखिए हम आगे चलते हैं। अब हिंदी की उत्पत्ति आपकी समझ में आ गई होगी। ये मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जो हमारी वीडियो है आपके पास की नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहे आपको। तो देखिए हमने भाषा बता दी आपको, भाषा की उत्पत्ति बता दी, सब कुछ बता दिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट जो हैं सबसे ज़्यादा गलत करते हैं इसे। अब देखिए सबसे पहले भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। वो होती है लिखित, नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। देखिए मैंने आपको भाषा के प्रकार बता रहा हूँ। भाषा कितने प्रकार की होती है क्वेश्चन ये आता है। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा गलत करके आते हैं इसे। देखिए नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। एक एक को अलग अलग समझेंगे। हमने सबसे पहले उठाया मौखिक भाषा को। सबसे पहले उठाया मौखिक भाषा को। मौखिक भाषा को देखिए, मौखिक भाषा जो है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मौखिक भाषा होती क्या है। मौखिक भाषा सबसे ज़्यादा, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान करना है, ना कि बोर्ड पर। बोर्ड पर नहीं करना है आपको। जो मैं बोल रहा हूँ आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूव यही करना है। तो देखिए मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें ना तो किसी वस्तु की, ना किसी सांकेतिक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी संकेत की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो विचार विमर्श हो रहे हैं, वह है हमारी मौखिक भाषा। वह है हमारी मौखिक भाषा जिसमें ना ही वस्तु की ज़रूरत है, ना ही किसी संकेत की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मौखिक भाषा जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकती है। मौखिक भाषा जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए ए व्यक्ति ये है, मान लीजिए बी व्यक्ति ये है, ये भी एक है और ये भी एक है। ये व्यक्ति बोल रहा है, ये कहने वाला, सॉरी ये है बोलने वाला। कौन? बोलने वाला। और ये है सुनने वाला। ये बोलने वाला है, ये सुनने वाला है। तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कुछ कहता है, तो बी
व्यक्ति जो है ए व्यक्ति से कुछ कहता है, मतलब ये क्वेश्चन करता है और ये आंसर देता है। तो इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही हैं, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही हैं वो मौखिक भाषा है। यहाँ पर एक व्यक्ति ही नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं कहने वाले, और सुनने वाले भी एक से अधिक हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। नंबर 2, देखिए हमारी लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा को हम बताएंगे आपको। लिखित भाषा जो है उसमें मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इन दोनों का समतुल्य करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। लिखित भाषा में कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुनने में कमज़ोर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कानों से सुनने में कमज़ोर है या उसे कोई सुनाई नहीं देता, तो उसे हम कोई चिट्ठी के माध्यम से या लिख कर हम कोई बात कह सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम किसी लेटर के या चिट्ठी के या किसी किताब या कॉपी पर लिखकर हम उससे कोई बातचीत कर सकते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा है। यानी कि हम लिखकर किसी व्यक्ति से कोई बात करें। समझ लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति दूर है, हमने उसे कोई अपनी बात चिट्ठी में लिखकर भेजी, तो वो हमारी लिखित भाषा कहलाई। कौन सी? लिखित भाषा कहलाई। अब आ जाइए सांकेतिक भाषा पर। सांकेतिक भाषा जो है हमारी, सांकेतिक भाषा, आज तो देखिए इस वीडियो के अंतर्गत हम कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों चलाएंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत आपको बेसिक जानकारी के बारे में बताई गई है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं, इसका जन्म किस संवत में हुआ। और ये हिंदी, ऐसा नहीं कि संस्कृत भाषा को हिंदी की मतलब संस्कृत भाषा को भाषा की जननी कहा जाता है, संस्कृत शब्द को भाषा की जननी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत के बाद हमारी हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पूरी उत्पत्ति बताई, अब मैं आपके सामने फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के दो प्रारूप बने, एक वैदिक एक लौकिक। वैदिक काल का प्रचलन आगे की तरफ नहीं बढ़ा, लेकिन लौकिक का बढ़ा। लौकिक में सबसे पहले हमारी पाली का प्रयोग हुआ, पाली भाषा का प्रयोग हुआ, फिर प्राकृतिक भाषा का, फिर अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा का या में सूर सैनिक हिंदी का उत्पत्ति हुई 1050 शक संवत में, विक्रम संवत में, सॉरी। देखिए, तो इसके बाद हम बताएंगे आपको सांकेतिक भाषा क्या हो। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि इशारे, कह सकते हैं कि इशारे से हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको हाथ हिला दिया तो आपको नहीं पता चला कि सांकेतिक भाषा ये हाथ किस लिए कर रहे हैं, या मैंने आपके सामने कोई ताली बजा दी, इसका नहीं पता पड़ा कि आपको मैंने ताली किस लिए बजाई। तो सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है, सांकेतिक वाले व्यक्ति कुछ होते हैं, सांकेतिक भाषा में कुछ समाचार भी आते हैं, तो सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा के लोग ही समझ सकते हैं, अन्यथा आजू बाजू का व्यक्ति कोई नहीं समझ पाएगा। तो देखिए कैसे सांकेतिक भाषा में इशारे कर सकते हैं, न ही उसे लिख सकते हैं, न ही हम उससे बोल सकते हैं, इशारे में बात करते हैं, वो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। अब इससे आगे बात आती है कि कौन सी भाषा सरल है और कौन सी भाषा कठिन है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा सरल है, कौन सी भाषा सरल है और कौन सी भाषा कठिन है। तो देखिए, जो हमारी भाषा है हम कह सकते हैं कि सरल भाषा मौखिक भाषा है, सरल भाषा मौखिक भाषा है, सरल भाषा। सांकेतिक भाषा को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, और जो हमारी सांकेतिक भाषा है हम कह सकते हैं ये कठिन भाषा है। लेकिन सभी जो स्टूडेंट हैं हमारे कह सकते हैं, कोई तो कहेगा कि हमारी लिखित भाषा सरल है, मान लीजिए कैसे भी कोई कुछ भी मान सकता है। सांकेतिक भाषा कोई स्टूडेंट है कह सकता है कि वो हमारी जो सांकेतिक भाषा है वो सबसे सरल भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरल भाषा, सबसे सरल भाषा मानी गई है मौखिक भाषा।
और कठिन भाषा मानी गई है सांकेतिक भाषा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर आपने सरल भाषा तो आपको मौखिक भाषा को बता दिया और कठिन सांकेतिक भाषा को बता दिया, लेकिन जो ये लिखित भाषा है इसका रोल क्या है? तो मैं बताऊंगा इसका रोल क्या है। जो लिखित भाषा है वह हमारी सरल भी है और ये कठिन भी है, सरल भी है और ये कठिन भी है।